हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश गुलमोहर। नाउ अभी हमने जो यूनिट 8 देखा था जिसका नाम है द विंड एंड द मून। अब इस यूनिट 8 की जो ये पोम है रिटन बाय जॉर्ज मैकडॉनल्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। मजा आया था। अगर जिनने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है आप लोग पहले जाके एक्सप्लेनेशन देखो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम। And now we are going to start with the summary and then we'll proceed towards the question answers. ठीक है, इसकी summary में theme भी है इस poem की. So in this poem, the poet George MacDonald has conveyed us the nature of the wind and the moon. तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने हमें विंड और मून का नेचर बताया है. He says that wind is arrogant in nature and moon is calm and composed. वो बोल रहे हैं कि विंड जो है वो बहुत ज़्यादा arrogant है नेचर में, जबकि मून जो है वो काम है, composed है. He also tells us that the wind is so arrogant that it feels that it can blow moon away from the sky. He is jealous of the beauty of moon. So वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि विंड इतना arrogant है कि उसको लगता है वो फूंक मारेगा तो जो मून है वो स्काई से उड़ जाएगा, मतलब he can kick the moon out of the sky. और वो जो है वो मून की ब्यूटी से जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है. The moon, however, is not even aware of the wind's presence. लेकिन जो मून है उसको विंड की प्रेजेंस के बारे में भी नहीं पता. This poem contrasts the arrogant behavior of the mighty wind against the calmness of the moon. और ये जो पोम है यहाँ पे जो है एक कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट किसके बीच में है कि किस तरीके से विंड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और उसी के अगेंस्ट में मून जो है वो कितना काम है, रिलैक्स्ड है, कंपोज्ड है. The poet wants us to understand that there are many people who are arrogant in nature while there are people who are calm. तो पोइट हमें ये बताना चाहते हैं बहुत लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, एरोगेंट होते हैं, दूसरों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं. He has inspired us to be calm like moon. पोइट एक तरीके से हमें बता रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि आपको एक मून की तरह होना चाहिए, calm and composed. People who boast about their power, they cannot harm us in any way if we keep on being calm and composed. अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो लोग अपनी पावर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सुना है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो यहाँ बोल रहे हैं जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपने पावर के बारे में, वो हमको किसी तरीके से हार्म नहीं कर सकते अगर हम काम हैं, कंपोज्ड हैं, और किसी तरीके से अगर हम वायलेंट या एरोगेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो वायलेंट नहीं हो रहे, एरोगेंस नहीं दिखा रहे. ओके, क्लियर विद दिस? अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे. Why is the wind angry with the moon? What is the threat? What is he threatening to do? अब ये जो हमारा जो wind है वो मून से इतना गुस्सा क्यों है? Why is it angry? और वो क्या धमकी दे रहा है, क्या करने की? The wind is angry with the moon because he thinks that she is always keeping a watch on him. Because wind को लगता है कि मून हमेशा उस पे जो है मतलब वॉच रख रहा है. He is threatening to blow her out of the sky. और वो उसको threaten कर रहा है कि वो उसको स्काई से ब्लो आउट कर देगा. Even though the wind tries to blow away the moon, she keeps reappearing. This is because she's trying to irritate the wind. She's trying to change the wind by proving that she is more powerful, or she is indifferent to the wind and appears and disappears as she pleases. अब क्वेश्चन ये है, विंड इतनी कोशिश कर रहा है मून को ब्लो आउट करने की, लेकिन उसके बाद भी वो मून जो है वो वापस बार बार आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? इट्स नॉट क्योंकि वो विंड को इरिटेट करना चाह रही है, ऐसा भी नहीं है कि वो विंड को बताना चाह रही है वो ज़्यादा पावरफुल है. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसे विंड से कोई मतलब ही नहीं है. वो अपने हिसाब से जो है अपीयर होती है, अपने हिसाब से डिसअपीयर होती है. As she pleases का मतलब है on her own terms, अपने हिसाब से. So this is your right answer. Next question is, the wind he took to his revels once more. What did the wind go on to do to express his glee? Did this feeling last long? Why or why not? अब क्वेश्चन है, the wind he took to his revels once more, मतलब विंड जो था उसने बहुत ज़्यादा लाइवली हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया. क्यों? क्योंकि उसने तो मून को भगा दिया था. सो उसके बाद उसने क्या किया?
अपनी खुशी को बताने के लिए कि ये देखो मैंने तो जो है मून को स्काई से किक आउट कर दिया। अपनी ग्ली मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। सो इसको एक्सप्रेस करने के लिए उसने क्या किया? डिड दिस फीलिंग लास्ट लॉन्ग, वाई और वाई नॉट? अब ये जो उसकी खुशी थी क्या ये बहुत टाइम तक रही या नहीं रही, चली गई? In order to express his glee, the wind blew violently all across the world, making loud, shrill and harsh noises while doing so. तो अपनी जो हैप्पीनेस को, अपना अचीवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए विंड जो था वायलेंटली ब्लू करने लग गया पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। और कैसी नॉइसेस कर रहा था वो? लाउड एंड श्रिल और हार्श नॉइसेस कर रहा था। लाउड, श्रिल एंड हार्श नॉइसेस। बट दिस फीलिंग ऑफ ग्ली डिड नॉट लास्ट, लेकिन ये जो उसकी खुशी थी ये बहुत ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाई। एज द मून स्लोली रीअपियर्ड इन द स्काई, क्योंकि जो मून था वो स्लोली वापस आ गया स्काई में। इट रीअपियर्ड इन द स्काई। अंडरस्टूड? आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी नो दैट द विंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्लो आउट द मून एंड सफर्स फिजिकली in doing so. Find the words or phrases that show this. Okay, now we know that the wind finds it difficult to blow out the moon. हमें पता है कि विंड को लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो मून को मतलब हटा ही नहीं पा रहा है, ब्लो आउट नहीं कर पा रहा है, और वो फिजिकली सफर करता है। ये कौन से वर्ड्स हैं इस पूरी मतलब पोम में जो हमें ये बताते हैं कि वो फिजिकली सफर कर रहा है? बट इन वेन वॉज द पेन ऑफ हिज बर्स्टिंग ब्रेन, मतलब जब वो ब्लो कर रहा है लाइक, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इतना पेन हो रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से उसका ब्रेन बर्स्ट होने जैसा लग गया है। तो ये पर्टिकुलर लाइन है जो हमें ये बताती है कि विंड जब ब्लो करने की कोशिश कर रहा है मून को तो उसको फिजिकल पेन हो रहा है। What a marvel of power I am! What a marvel of power I am! In this stanza, why does the wind think so highly of himself? What did you think of the wind when you read this stanza? अब जब वो बोलता है What a marvel of power I am, तब वो क्या बोलना चाह रहा है कि देखो मैंने ब्लो आउट किया तो मून जो था वो स्काई से मैंने उसको हटा दिया, ब्लो इन किया तो मैं मून को वापस लेके आ गया, देखो मेरा पावर कितना ज्यादा है। तो इस स्टैंजा में कि जो विंड अपने बारे में इतना हाईली क्यों सोच रहा है, तो in this stanza the wind thinks so highly of himself because he believes that he himself blew the moon out of the sky, क्योंकि उसने खुद ही मून को out of the sky blow out कर दिया था and then back in, और उसको लगा वो खुद वापस भी लेके आ गया using the power of his breath, किस तरीके से? अपनी breath के पावर से। These thoughts make us feel that the wind is overconfident of its abilities and is conceited. और यही thoughts हैं जो हमें बताते हैं कि जो wind है वो बहुत ज़्यादा overconfident है अपनी abilities को लेके, और बहुत ज़्यादा conceited, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, उसको चीज़ें दिखती भी नहीं है कि moon को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। Why is the moon unaware of what the wind is trying to do? If you were the moon and you knew what the wind was up to, how would you feel about his behavior? What would you do? अब यहाँ क्वेश्चन है कि मून जो है उसको विंड के बारे में पता ही नहीं था, ऐसा क्यों? Why? The moon is unaware of what the wind has been trying to do because she is somewhere high up above in space, क्योंकि वो स्पेस में बहुत ऊपर है, above the earth's atmosphere, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर है, where the wind cannot even reach her. तो यहाँ जो मून है वो अनअवेयर है कि विंड जो है वो जो भी करने की कोशिश कर रही है, उसको ब्लो आउट करने की कोशिश कर रही है, ब्लो इन करने की कोशिश कर रही है। सो मून को पता ही नहीं है, वो अनअवेयर है। अनअवेयर का मतलब उसे पता ही नहीं है, बिकॉज वो बहुत ऊपर है। She is somewhere high up in the sky above the earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर है, where the wind cannot even reach her and she cannot even hear what the wind is saying. ओके अब ये जो क्वेश्चन है जो इसका सेकेंड पार्ट है, अगर तुम मून होते और तुम्हें पता चलता कि विंड जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो तुम्हें कैसा लगता, क्या करते तुम? तो यह अब एक इंडिविजुअल आंसर है। आप उस पे हंसते, you would have smiled at the wind, or you would have just made fun of the wind, क्या करते? That is your answer. ठीक है? Next question is, a simile is an expression which compares one thing with another using the words as or like. Find examples of similes in the poem. Who had been compared to what? What do the similes make you think about the things that they are being compared to?
तो पहली चीज तो हमें पता है सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पे आप दो चीजों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। जैसे कि अगर मैं किसी भी गर्ल को मून से कंपेयर कर रही हूँ, सो शी द गर्ल इज लाइक a princess. The girl is like a princess, or I can say she is as beautiful as moon. ओके तो यहाँ ये जो दो चीजें हमने लिखी ना, यहाँ हमने like यूज किया है और यहाँ as यूज किया है, जहाँ पे हम इस गर्ल को प्रिंसेस से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे उसको मून से कंपेयर कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग द ब्यूटी, इसको हम सिमिली कहते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में इस पूरी पोएम में जो हमने सिमिलीज यूज किए हैं उन सिमिलीज को देखना है हमको, किससे कंपैरिजन हुआ है वो देखना है। सो लाइक अ घोस्ट इन अ चेयर, मतलब तुम तो ऐसे बैठे रहते हो और जैसे कि तुम कोई घोस्ट हो जो चेयर पे बैठे हुए हो। हियर द मून इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ घोस्ट सिटिंग इन अ चेयर बिकॉज शी इज वाइट एंड ग्लोज इन द डार्क, क्योंकि वो एकदम वाइट है और डार्क में ग्लो करती, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो कोई घोस्ट है जो कि चेयर पे बैठा हुआ है। लाइक अ मैरी मैड क्लाउन, ये जो सेकंड सिमिली है वो है लाइक अ मैरी मैड क्लाउन। मैरी मैड क्लाउन का मतलब क्या होता है? हियर द विंड इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ क्लाउन, यहाँ पे विंड को एक क्लाउन से कंपेयर किया गया है। क्लाउन का मतलब क्या होता है? एक मस्करा जोकर। बिकॉज ही इज ब्लोइंग वाइल्डली ऑल अराउंड इन एन ओवरजॉयड मैनर, क्योंकि वो हर जगह पागलों की तरह जो है ओवरजॉयड, बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ इधर उधर घूम रहा है। नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज मेकिंग अ लाफिंग स्टॉक ऑफ हिमसेल्फ, और उसे ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी हंसी उड़वा रहा है, इसीलिए लाइक अ मैरी मैड क्लाउन यूज किया गया है। ओके सो ये दोनों जो है सिमिलीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पोएम द वर्ड्स एंड द मून हैव बीन द वर्ड्स विंड एंड द मून, यहाँ पे विंड मिसिंग है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं विंड और मून, इन दोनों को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? आप उनको ह्यूमन कैपेबिलिटी दे देते हो, कोई भी ह्यूमन एबिलिटी देते हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं विंड जो है उसके लिए हम ही यूज कर रहे हैं और मून के लिए हम शी यूज कर रहे हैं। बेसिकली इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। बट सिंस हियर वी आर कंपेयरिंग विंड टू एन एरोगेंट मैन और हम मून को एक क्वीन से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? हम पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाउ द पोएट यूज पर्सोनिफिकेशन टू टेल अस अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड एंड द मून। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि पोएट ने ये पर्सोनिफिकेशन यूज करके हमें उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या बताया है। तो ये है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। The poet has personified the moon as a beautiful, noble queen who looks upon the sky with one white eye. तो यहाँ पे जब मून को पर्सोनिफाई किया है तो उन्हें बताया है कि वो एक ब्यूटीफुल नोबल क्वीन है जो स्काई पे देख रही है किस तरीके से? विथ वन वाइट आई। और विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ माइटी क्रिएचर विथ लार्ज चीक्स, जिसके बड़े बड़े चीक्स हैं, एंड अ ब्रेन दैट इज बर्स्टिंग विथ एंगर, और उसके पास एक ब्रेन है जो कि गुस्से से बर्स्ट होने वाला है, फटने वाला है। ओके तो ये इस तरीके से हमने विंड को और मून को, उन्होंने जो पोएट है उन्होंने उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताई है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कितना लंबा, कितना छोटा, कितना मोटा, कैसी आंख है, कैसे बाल हैं, इसको बोलते हैं फिजिकली, मतलब आपका बिल्ड बताते हैं, ठीक है। अब जो है जो पर्सनालिटीज ऑफ द विंड एंड मून, अब नॉर्मल, अभी यहाँ तो कैरेक्टर बताया आपने, सॉरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, अब यहाँ बोल रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी है। सो द मून इज पर्सोनिफाइड एज अ काम, क्वाइट, डिग्निफाइड क्वीन whose dignity and poise span the sky. अब यहाँ पे जब मून की बात की तो हमें बताया है कि वो एकदम काम, कंपोज्ड, क्वाइट, डिग्निफाइड, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, ऐसी एक क्वीन है, ठीक है। लेकिन विंड के बारे में क्या बताया है? एक सेल्फिश, इल टेम्पर्ड, प्राउड पर्सन whose presence makes no difference to the stately queen that is the moon. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विंड को बताया एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, इल टेम्पर्ड और बहुत ही ज्यादा प्राउड पर्सन, जिसका प्रेजेंस से जो हमारी जो क्वीन है, जो मून है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं? हमने यहाँ पे ये क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया है इनका कैरेक्टर। ओके पहले हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री दैट द पोएट्स यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन मेक्स द पोएम फनी, व्हाई और व्हाई नॉट? ऑब्वियसली जब हम ही और शी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसका मुंह ऐसा हो गया, उसका गुस्सा ऐसा हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि हम दो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं. सो यस, दिस डज मेक द पोएम फनी. So we agree that the poet's use of personification makes the poem funny as we start considering the wind and the moon as two human beings interacting with each other. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दो human beings हैं जो एक दूसरे से interact कर रहे हैं. अब यहाँ क्वेश्चन है कि इस पोम में हमने ना बहुत सारे वर्ड्स यूज करे हैं मून की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए. अब ये वाला पिक्चर देखो जहाँ पे एक फुल मून है, मतलब पूर्णिमा की रात है. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके मून की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना है. दैट्स इट. ओके, सो The round moon is proud to release a soft moonlight. जो ये round moon है ये बहुत proudly एक soft moonlight release कर रहा है. On her round face, she had a kind, gentle smile and looked at the earth quietly. ऑन हर राउंड फेस, उसके राउंड फेस पे, उसके फेस पे कैसा है, एक काइंड और जेंटल सी स्माइल है और वो अर्थ को बहुत क्वाइटली देख रहा है. अ फ्यू ग्रे थिन क्लाउड्स लिंगर इन द सॉफ्ट मूनलाइट. यहाँ देखो, जहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ जो ग्रे क्लाउड्स हैं वो स्काई में लिंगर कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं. एंड द रिवर दैट हैज बीन रनिंग फॉर अ डे हैज सबसाइडेड. और यहाँ पे जो रिवर भी है, अरे यार, आई हैव टू शो यू द पिक्चर अगेन. सो यहाँ पे जो है हमने इमेजिन किया है कि एक रिवर चल रही है जो अभी सबसाइड हो चुकी है. द मून इज रिफ्लेक्टेड ऑन द रिवर एंड इवनिंग ब्रीज ब्लोज. अब जो है मून जो है, अगर आप अपनी बुक की पिक्चर में देखोगे तो उसमें एक छोटा सा एक नदी का भी एक सीन दिया हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि जो मून है उसकी परछाई नदी पे आ रही है एंड जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है. द स्पार्कलिंग द वाइड माउथ ऑफ द रिवर इज लाइक अ मून मिरर. और ये जो ब्यूटिफुल रिवर है ऐसा लग रहा है वो मून का मिरर है जिसमें उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लाइक अ वाइट जेड, लाइक अ रिबन एम्बेलिश्ड विद जेम्स. ऐसा लग रहा है कि जो मून जब वो नदी बह रही है तो ऐसा लग रहा है उसमें जेम्स हैं क्योंकि वो चमक रही है मूनलाइट की वजह से. The moonlight shines on the house and the smoke hangs over the earth to cover the ground with a thick layer of white dew which puts a dream of gauze on the crop. अब यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि जो मूनलाइट जो है ना वो घरों के ऊपर जो स्मोक है हर किसी चीज के ऊपर पड़ रही है और वो उसने ऐसा लग रहा है कि हर चीज को कवर कर लिया है अपने अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे. और वो क्रॉप पे भी जो है ना सब कुछ चमक रहा है एकदम जेम्स की तरह. And that's it. We are done with the question answers and the summary of this particular poem. तो यहाँ पे जैसे मैंने मून को डिस्क्राइब किया, आप अपने हिसाब से मून को डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग ऑल द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द पोएम. इट्स वेरी इजी, लेकिन उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे एंड आई एम श्योर कि आप सारे जो बच्चे हो ये एफर्ट ज़रूर लोगे. नाउ आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट आई हैव टू टेल यू दैट दीज ऑल वीडियोज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट magnetbrains.com. क्या करना है आपको जाना है क्लास पे. जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करोगे फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, फिर टॉपिक सेलेक्ट करना, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. बहुत ही आसान है ये, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट forget to like, subscribe and share. Bye.